हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पाठ 8 चांदी का जूता पढ़ा है। इस पाठ के अंतर्गत हमने 2 भागों में इस पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 खूब अच्छी तरह से समझ लिया था, जिसे आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन करते समय अच्छे से रीडिंग करी थी, बीच में कठिन शब्द देखे थे और साथ ही बिटवीन क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने पीछे के अभ्यास करना शुरू किया और जिसमें हमने मौखिक प्रश्न, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कर लिए, लिखित प्रश्न जिसके अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अच्छे से कर लिए थे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट व्याकरण बोध करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझ लीजिए। व्याकरण में कई बार आप लोग को दिक्कत आती है, कोशिश करती हूँ मैं बहुत इस तरह से समझाने का प्रयास करती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें है आपका समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण या मेल को समास कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, सबसे आसान परिभाषा ये होती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मेल लिख दिया है। आपकी किताब में सिर्फ संक्षिप्तीकरण लिखा हुआ था। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण या मेल को समास कहा जाता है। तो इसमें देखिए, पहला है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है, अब द्वि क्या होता है, आपने संस्कृत पढ़ी थी ना बच्चों। देखो, मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, याद रखने की बता रही हूँ। आपने एकह, द्वि ऐसे पढ़ा था ना, द्वि का मतलब दो पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है, अब द्वि आप समझ लीजिए कि द्वि गिनती होती है ना, गिनती यानी कि संख्या। तो इससे आपको याद रखना रहेगा कि द्विगु समास जो होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास कैसे याद रखोगे? संख्यावाची, द्वे, द्वे मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ बच्चों, है ना। द्वे का मतलब दो, दो मतलब संख्या। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए, द्विगु समास जो होता है इसे बहुत आसानी से आप पहचान लोगे। जैसे आपको संख्यावाची शब्द दिखाई दे, बस आप कुछ नहीं सोचना, सीधे लिख दो द्विगु समास। ठीक, जैसे आप षड रस, षड माने होता है छह, छह रसों का समाहार। हाँ, यानी कि जिसमें छह रस का समाहार के मतलब जिसमें छह रस सम्मिलित हों। ठीक है, उसे हम कहते हैं षड रस। ठीक है, अभी हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आप लोग और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब दूसरा जो समास है वो है कर्मधारय समास, है ना, या कर्मधारय समास भी कहते हैं। जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए, जैसे भद्र पुरुष। अब देखिए, भद्र पुरुष में दो पद या दो शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो जब भी समास होगा तो निश्चित रूप से दो शब्द होंगे, तभी तो समास होगा। अब ये भद्र पुरुष है, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है भद्र और एक है पुरुष। ठीक है, अब देखिए परिभाषा की तरफ ध्यान से, कि जिस समास के पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, पिछला, ठीक है, एवं उत्तर पद मतलब अगला। ठीक है, अगला होता है ना, उत्तर तो आप बाद में देते हो ना, पहले पूर्व या प्रश्न होता है, इस तरह से समझिए। तो पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर यानी बाद का पद, उनमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अब विशेषण, चलिए बताइए क्या होता है, अब अपन उसको रिवाइज करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अब आप लोग कैसे बच्चे हैं? होशियार बच्चे। तो बच्चे क्या हो गए बच्चों? नाउन हो गया, संज्ञा हो गई, और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या हुआ? होशियार। ठीक है, तो ये हुआ होशियार।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य। बच्चे विशेष्य और होशियार विशेषण। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। इसमें भद्र पुरुष। अब पुरुष क्या है, पुरुष क्या है, विशेष्य है। इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है वो है भद्र। वो पहले जुड़ता है, पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है जो विशेषता बताता है। विशेषण विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो भद्र माने भला, अच्छा, सुसंस्कृत, है ना। तो भद्र पुरुष, भद्र है जो पुरुष, ऐसा पुरुष जो भद्र है, जो सुसंस्कृत है, जो सभ्य है। ठीक है, तो ये पुरुष की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर अब कर्मधारय समास है। ध्यान से देखिएगा, उसमें एक नाउन होगी यानी संज्ञा होगी और एक उसकी विशेषता बता रहा होगा, तो वो हो जाएगा विशेषण। ठीक है, और विशेषण जब लग जाता है तो संज्ञा शब्द विशेष्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो समास है बच्चों, ये है बहुव्रीहि समास। अब देखिए ध्यान से कि जिस समस्त पद में दोनों पद गौण हों। अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं, है ना। समास उसे कहते ही उसे हैं जिसे दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। तो अब ऐसा जिसमें समस्त पद, जितने भी पद हैं उनमें दोनों पद गौण हों, अर्थात जिसमें गौण मतलब छोटे, गौण मतलब कम महत्वपूर्ण, है ना। अर्थात जिसमें पहले और दूसरे पद की अपेक्षा तीसरे अन्य पद या तीसरे अन्य पद या अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, कमलासना। अब इसमें कमल और आसन करके, कमला और आसना दो शब्द हुए, कमल और आसन, है ना। तो दोनों ही अर्थ कुछ और निकल रहा है। इसमें तीसरा पद प्रधान है, जो अर्थ निकल रहा है इन दोनों पदों से, ये आपस में मिलके कोई एक तीसरा अर्थ बना रहे हैं, एक तीसरे अर्थ की प्रधानता है। कमल के समान या कमल है आसन जिसका। अब हम सबको पता है किसका आसन कमल है। कमल पे कौन विराजमान होता है, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी विराजमान होती है ना कमल पे। तो इसमें से जो अर्थ निकलता है वो अन्य अर्थ निकलता है, बाहरी अर्थ निकलता है। ठीक है बच्चों, तो और फिर उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण एक और है, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका। लंबा और उदर हो गया, दो शब्द हो गए, लंबा और उदर। लेकिन इन दोनों से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। आपने गणेश जी की मूर्ति देखी होगी ना, उनका पेट कितना आगे की तरफ गोल गोल निकला होता है। उदर मतलब पेट, तो जिनका पेट खूब लंबा होता है। तो जैसे आप ये कहते हैं हम कि लंबा है पेट जिसका, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाते हैं, गणेश जी। गणेश जी का पेट ऐसा दिखाया जाता है ना। तो इस तरह से इनका अर्थ निकलता है। ठीक, अब ये बात हो गई। अब बच्चों आप कैसे, जैसे अब अपन एग्जाम में भूल जाते हैं कई बार कि बहुव्रीहि, अरे ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि में क्या होता है, ऐसे ध्यान नहीं आता ना। तो थोड़ी सी ट्रिक याद रखिए आप। जैसे बहुव्रीहि में बहु शब्द पकड़ लो आप। बहू क्या होती है, जो घर में आती है, बाहर से आती है ना। तो फिर क्या होती है, जब घर में आती है तो वो घर में थोड़े दिन बाद क्या होती है, उसकी प्रधानता हो जाती है, बाकी के लोग गौण हो जाते हैं, है ना। धीरे धीरे वो घर की प्रमुख होती चली जाती है। तो ऐसे याद रख लो कि बहुव्रीहि समास में तीसरा तीसरा या अन्य पद प्रधान हो जाता है और दोनों पद गौण होते हैं, है ना। ऐसे अपने दिमाग में एक लिंक बिठा लेते हैं हम। तो हमें क्या होता है, जैसे बहुव्रीहि समास ध्यान आएगा, हमें बहु ध्यान आएगी। बहु ध्यान आएगी तो कहेंगे वो तीसरा, मतलब बाहर ही होता है, बाहर से आता है, तीसरा होता है पद, लेकिन वो प्रधान हो जाता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, इस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों की चीज़ों की बात बता दी। ठीक है, पहला द्विगु, जिसमें द्वि शब्द आता है। द्वि यानी संख्यावाचक, जहाँ पर संख्यावाचक आएगा वहाँ द्विगु समास होगा। कर्म धार्य, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होते हैं। ठीक है, जहाँ पर विशेषण और विशेष होते हैं। पहला पद विशेषण होता है,
जो विशेषता बताने वाला होता है, और दूसरा विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। इस तरीके से होता है। तीसरा ये बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज। नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। पहला देखिए, पहला है, अब इसमें समस्त पद क्या है? समस्त पद उसे कहते हैं जो कि पूरा का पूरा जिसमें सब पदों का जोड़ होता है, वो है इसमें चंद्रमुख। चंद्रमुख। अब हम इसका विग्रह जब करते हैं तो क्या आता है? चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। ठीक है बच्चों, चंद्रमा की, अब देखिए इसमें क्या है, एक तो मुख है, मुख जो है किसी एक संज्ञा है, और चंद्रमा यानी चंद्रमा जैसा, चंद्रमा के समान, कैसा मुख? मुख की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? चंद्र, है ना। तो चंद्र क्या हो गया? विशेषण हो गया जो मुख की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष का संयोग है, का आपसी संबंध है। ठीक है, चलिए अब समझते जा रहे हो बच्चों। लोग नहीं समझ में आया ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं और अच्छी तरह से एक बार और बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। आप बस बताया करो कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ कठिनाई आ रही है ना। चलिए अगला देखिए, समस्त पद इसमें क्या है? 4 पाई। अब देखो 4 आ गया ना, संख्या आ गई। लो, 1 मिनट में जैसे ही देखो संख्या, लिख दो द्विगु समास, बस फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। संख्या जैसे ही आए, समास कौन सा होगा? द्विगु समास, है ना। 4 पाई मतलब 4 पैरों का समूह। अगला देखिए, समस्त पद है गजानन। अब गज और आनन, आनन मतलब मुख, मुख होता है आनन का मतलब। अब दो इसमें पद जुड़े हुए हैं, गज और आनन। गज यानी हाथी, हाथी के समान मुख है जिसका। हाथी के समान किसका मुंह होता है? बताओ बताओ बच्चों, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। हाथी के समान किसका मुख होता है? हाँ, गणेश जी का मुंह होता है ना, हाथी के समान सूंड रहती है। ऐसे थोड़ी ना, किसी इंसान का थोड़ी ऐसा मुंह होता है। गणेश जी का तो होता है, केवल एक ही तो गॉड है ना ऐसे। तो तुरंत ही हम ध्यान आ जाता है हमें कि हाथी के समान, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। तो क्या हो गया इसमें? बहु, बहु हो गई ना, बाहर वाला प्रधान हो गया, अन्य अर्थ प्रधान हो गया। तो यहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला देखिए, इसमें समस्त पद है त्रिलोचन। त्रिलोचन। चलिए आगे से देख लेते हैं, इधर उधर थोड़ा सा हाइड हो रहा है। समस्त पद क्या है? त्रिलोचन। इसका विग्रह कैसे होगा? अब त्रि देखो, त्रि मतलब 3। लो, ये भी तो बहुत आसान हो गया। जैसे 3 आ गया, हमें पता लग गया संख्या आ गई। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, लेकिन तीसरा अर्थ निकल रहा है ना। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, आप सोचोगे कि यहाँ पर त्रि है, 3 आंखें हैं, 3 आंखें हैं, त्रिलोचन, तो फिर यहाँ पर तो द्विगु समास होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहा है? एक तीन आंखें किसकी होती हैं? एक तीसरा अर्थ आ रहा है ना। 3 आंखें किसकी होती हैं बेटा? किसकी आंखें होती है बताइए? आपने देखा होगा भगवान शंकर की, आपने ध्यान से देखिएगा मूर्ति, उनके माथे पे एक तीसरी आंख बनी होती है जिसे थर्ड आई कहते हैं, त्रिनेत्र। इसीलिए इसीलिए तो शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है, क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं जिससे वो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं अपने तीसरे नेत्र से। तो अब इसमें क्या होगा? 3 आंखें हैं जिसकी, अर्थात शिव। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको दोनों में थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी कि जहाँ संख्यावाची शब्द है लेकिन उसका कोई अन्य अर्थ तो नहीं निकल रहा है। अगर अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है तब तो हम सीधा सीधा कह देंगे, क्या कह देंगे? कि ये द्विगु समास है। लेकिन अगर कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तब फिर क्या होगा वहाँ पर? तब वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास, है ना। बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समस्त पद है नील गाय। नीली गाय, गाय कैसी? नीली, नीले रंग की गाय, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? विशेषण और विशेष। गाय हो गई संज्ञा जिसकी विशेषता बता रहा है नील, तो नीली गाय यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, यहाँ होगा कर्मधारय समास। तो ये हम लोगों ने आपका व्याकरण बोध पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों।
आपको समझ में आ रहा है? तो फटाफट से चलो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले जिन्होंने नहीं किया है ना? नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे? आगे अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, उसको उसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वो सब आपको मिलता जाएगा। नोटिफिकेशन सारे आप तक पहुंच जाएंगे। आप इजी तरीके से हिंदी पढ़ोगे और फिर क्लास में क्या करेंगे? टॉप, क्योंकि आप हैं हमारे टॉपर बच्चे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।